इज़ा यहाँ नहीं थी। इसका मतलब था कि वो दुल्हन वाले कमरे में होगी। वो जल्दी से ग्रूम रूम से बाहर निकलती ब्राइड रूम की तरफ आई, जहाँ वो बेड के साथ बैठी काफ़ी खौफज़दा लग रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों बैठी हो? और ये क्या किया तुमने? अभी तक वही फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्या सैरिश के कपड़े नहीं मिले थे? वो भागते हुए उसके पास आई। वो बेड के साथ ज़मीन पर जैसे छुप कर बैठी थी। इबादत, वो दूसरा कमरा है ना, वहाँ एक आदमी और औरत। छी छी, मैं गलती से उस कमरे में चली गई और उस लड़की ने चिल्ला कर मुझ पर तकिया फेंका। वो दोनों बहुत बुरी हालत में थे और बेहद गुस्से से मुझे देख रहे थे। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर भाग गई। वो उसे तफसील बता रही थी, जबकि इबादत को भी सुनकर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हरकत है। दूल्हे के कमरे में इस तरह की इंतहाई नाजेबा हरकत कौन कर सकता था? उसकी बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आया था। अब अच्छा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं अभी इस कमरे से होकर आई हूँ, इस वक्त वहाँ कोई नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हारे साथ कोई कपड़े देखती हूँ तुम्हारे लिए वहाँ, तुम चेंज कर लो। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस घर जाना है। प्लीज़ इबादत, घर चलते हैं। मुझे अजीब सी घुटन हो रही है यहाँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर गलती से वो आदमी मुझे नज़र आ गया ना तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। अजीब सुर्ख नज़रों से मुझे घूर रहा था, जैसे कच्चा खा जाएगा। वो उसका हाथ थामे हुए उसे बता रही थी, जबकि इबादत कंफ्यूज हो गई। लेकिन इस तरह हम शादी छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, आफ्टर ऑल हमारी दोस्त की शादी है। वो उसे समझाने लगी, जबकि इज़ा का ध्यान अब उसके चेहरे की तरफ जा रहा था। इबादत, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, मेकअप क्यों उतार दिया? वो, मुझे ना एलर्जी हो गई थी तो उतारना पड़ा। उसकी हालत को देखते उसने झूठ बोला, और वैसे भी ज़ारन के इस बिहेवियर का कोई नाम नहीं दे पाई थी वो। अच्छा, तुम पता है क्या करो, ज़ारन भाई बाहर हैं, उनसे जाकर कहो कि हमें घर छोड़ा है। मैं अब यहाँ एक और सेकंड नहीं रहना चाहती, वो उससे कहने लगी, जबकि ज़ारन का नाम सुनती वो कंफ्यूज हुई। और प्लीज़ तुम ना सैरिश से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमने अभी घर जाना है, ताकि उसे भी बुरा ना लगे। वो उसका हाथ पकड़े हुए बोल रही थी, जबकि उसकी हालत को देखते उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं जाके ढूंढती हूँ उन्हें और उनसे कहती हूँ कि हमें घर छोड़ाएं। पता नहीं वो हैं भी या शायद मसरूफ़ हों, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उन्हें ढूंढने की। वो उसके करीब से उठते बोली, जबकि अंदर ज़ारन का खौफ भी था कि न जाने उसके सामने वो क्या कहेगी जाकर और वो क्या रिस्पॉन्स देगा उसे। ज़ारन, तुम्हारी सिस्टर ने कपड़े चेंज किए या नहीं? वो रूम से निकलते हुए ना उसके कपड़े फट गए थे। पीछे से मैंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ इबादत की हेल्प लेगी। इसके बाद तुम्हारी बहन को देखा नहीं, न जाने किस तरफ गायब हो गई है। ज़िबाइश उसके करीब रुक कर कहने लगी, जब राहील दामियार को साथ लिए उसके सामने आ चुका था। दामियार, इससे मिलो, ये मेरा यूनिवर्सिटी फेलो ज़ारन शाह, आजकल शहर का सबसे बड़ा वकील। जब से यहाँ आया है एक केस भी नहीं हारा, बल्कि यहाँ आकर क्या, वो पहले भी कभी भी एक भी केस नहीं हारा। अब ये 100% केस जीतने वालों में शामिल है। ओह, तो आप हैं ज़ारन शाह, मैं खुद भी आपसे बहुत जल्द मिलना चाहता था, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ज़ारन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा था, जबकि ज़िबाइश की बात पूरी सुनने के बाद वो ज़्यादा देर उनके पास नहीं रुका था, बल्कि माजरत करते ब्राइडल रूम की तरफ चला गया। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो रहा था जब इबादत तेज़ी से बाहर निकली। उन दोनों का सख्त तसादुम हुआ। इससे पहले कि वो ज़मीं बोस होती, वो उसकी कमर में हाथ डालता उसे करीब कर चुका था। अकल के साथ साथ लगता है आंखें भी काम नहीं करती तुम्हारी, वो बेहद सख्ती से बोला। जी, वो एक दफ़ा फिर वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने बोले तो क्या बोले। अच्छा, अकल और आंखों के साथ साथ जुबान भी काम नहीं करती। वो एक और तीर चला चुका था। जी, इज़ा घर जाना चाहती है अभी और इसी वक्त, वो मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। प्लीज़ आप हमें घर छोड़ दीजिए। ड्राइवर चचा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं, और शेरी मामू अपने मैच पर गए हैं। ज़बर मामू भी काम पर बिजी हैं और बारिक मामू भी अपने ऑफिस में हैं, और इज़ा ने ज़िद बांध लिया है कि उसे घर जाना है वापस। उसने कड़वी और जली सड़ी सुनने की बजाय जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करते दरवाज़ा खोलकर वापस अंदर जाना बेहतर समझा था, जहाँ इज़ा बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ, मेरा गुड्डा इतनी जल्दी घर क्यों जाना चाहता है? ड्रेस ख़राब हो गई है तो मैं अभी तुम्हारे लिए नई ड्रेस मंगवा देता हूँ, वो उसके पास बैठते हुए बोला, जबकि उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं भाई, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है, शायद बहुत लोगों की वजह से घुटन भी महसूस कर रही हूँ, मुझे घर छोड़ दें प्लीज़, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर उसे खड़ा किया था, जबकि साइड पर पड़े उसके सैंडल्स को उठाता वो उसे थामे बाहर ले आया, जबकि इबादत भी उनके पीछे ही आ गई। तुम जाकर सैरिश को बता के आओ, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। नहीं, रहने दो, फ़ोन पर माजरत कर लेना। उसका कोई इरादा नहीं था उसे दोबारा अंदर भेजने का, इसीलिए उसे देखते हुए बोला, जबकि इज़ा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसे अब चलने का इशारा कर दिया था। अरे ये क्या, तुम दोनों इतना जल्दी घर वापस आ गई? तुम लोग तो शाम को आने वाली थी ना? दादी उन दोनों को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखकर कहने लगी। जी, आना तो शाम को ही था, लेकिन इसका मूड ऑफ हो गया, इसने
उसने कहा कि अभी घर जाना है, तो फिर मैं भी वापस आ गई इसके साथ। इबादत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ना शादी पर ज़्यादा देर रुकने का दिल नहीं करता, तुम लोग हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। नहीं दादी, अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी पहले, इज़ा ने फ़ौरन कहा। फिलहाल उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। फिलहाल तो उसके दिमाग पर सिर्फ वही सुर्ख आंखें छाई हुई थी। वो शख्स उसे किस तरह से देख रहा था, ये सोचकर ही उसका दिमाग हिलकर रह जाता था। वो अंदर कमरे में चली गई, जबकि इबादत उनके पास ही बैठ गई। तुम लोगों को शहीर छोड़कर गया है घर, या फिर ज़बर को फ़ोन किया था तुम लोगों ने? क्योंकि ड्राइवर को तो सुबह से बारिक ने अपने ऑफिस बुलाया हुआ है। दादी ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। दादी, वो हमें ज़ारन मामू, मेरा मतलब है ज़ारन, छोड़ कर गए हैं। उनके किसी दोस्त की शादी थी तो वो भी वहीं पर आए हुए थे। उसके बताने की देर थी कि दादी के चेहरे पर कई रंग खिल उठे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारन इबादत को घर तक छोड़कर गया। उन्हें लग रहा था कि इबादत के लिए आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ज़ारन तो 3 साल से पलट कर उसकी खबर तक नहीं ले रहा था, और आज खुद ज़ारन उसे छोड़ने के लिए आया था। यकीनन उसने उसे देखा होगा, उसे पहचाना भी होगा। मुमकिन था कि उन दोनों में कोई बात भी हुई होगी, और मुमकिन था कि ज़ारन अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी सोचे। इबादत जितनी खूबसूरत थी, उन्हें नहीं लगता था कि कोई भी शख्स उससे शादी करने से इनकार कर सकता है। वो किसी भी आदमी का आइडियल हो सकती थी, खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला था ही नहीं। वो जानती थी कि अगर ज़ारन ने एक दफ़ा भी सीरियस होकर उसके बारे में सोचा तो वो इससे शादी करने से इनकार हरगिज़ नहीं करेगा। दादी के चेहरे पर ज़ुमायनी खुशी देखकर वो फ़ौरन ही उनके सामने से उठ गई थी। यकीनन अब दादी ने बहुत सारी उम्मीदें लगा लेनी थी, और वो नहीं चाहती थी कि दादी ऐसा कुछ भी सोचे। अभी तक तो दादी जानती भी नहीं थी कि वो सुबह भी सबसे पहले ज़ारन के घर पर ही गए थे उनसे मिलने के लिए। अगर ये पता चल जाता तो न जाने दादी की खुशफहमियाँ कहाँ तक जाती। वो दोनों एक ही बेड पर लेटी हुई अपनी अपनी सोचों में मसरूफ़ थीं। इज़ा के दिमाग में जहाँ उस वक्त दामियार शाह की सुर्ख निगाहें थीं, वहीं इबादत मुसलसल ज़ारन शाह के बारे में सोच रही थी। इज़ा बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को उस शख्स के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उसके जहन से निकल जाए, लेकिन ऐसा तो शायद आज मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। वो मुसलसल उसी को सोचे जा रही थी। वो जितना खुद को रोक रही थी, उतना ही उसके जहन पर वो शख्स सवार हो चुका था। अल्लाह, अगर मैं वहाँ से भाग कर ना जाती तो वो शख्स मुझे जान से ही मार डालता। कितनी सुर्ख थी ना उसकी आंखें। मुझे इस तरह बिना नॉक के कमरे के अंदर घुसना ही नहीं चाहिए था। आइंदा एक बात तो क्लियर हो गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दीवारों से इजाज़त मांग कर कमरे के अंदर जाया करूंगी, लेकिन बिना इजाज़त के कमरा का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी किसी का भी। वो खुद से वादा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ इबादत बिल्कुल खामोशी से लेटी हुई आज वाले ज़ारून के रवैये के बारे में सोच रही थी। कितना सख्त था उसका अंदाज, कितना गुस्सा कर रहा था वो उस पर। लेकिन अगर वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो इस निकाह को भी ख़त्म कर देना चाहता है, तो फिर वो कैसे भी शादी अटेंड करे, उसे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए था, या शायद फ़र्क पड़ता था। वो अब तक उसके निकाह में थी, और शायद इसी वजह से वो उस पर गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े इस रिश्ते को मानता था। जो भी था, निकाह जिन भी हालात में हुआ था, लेकिन निकाह तो हुआ था ना। और अगर वो कोई भी गलती करती तो उसका नाम ख़राब हो सकता था। अगर वहाँ गलती से भी किसी को पता चल जाता कि ज़ारन के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, तो बेकार में ज़ारन का नाम ख़राब होता। यकीनन उसको अपना नाम बहुत प्यारा था। इतनी मेहनत से उसने अपना नाम बनाया था, मकाम बनाया था। यकीनन वो अपना नाम ख़राब नहीं कर सकता था, वरना उसके वजूद में उसे किसी तरह की कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो उसने अपने ही अंदाज में बता दिया था। उसके अंदाज में उसके लिए किस तरह की कोई नरमी ना थी। यहाँ तक कि पहले उसने उसे मुंह तक लगाना पसंद ना किया था। उसने इससे बात की तो सिर्फ इसलिए, वो तो उसने अपने अंदाज से ही बता दिया था। उसके अंदाज में उसके लिए किसी भी तरह की कोई नरमी ना थी। यहाँ तक कि पहले उसने उसे मुंह तक लगाना पसंद ना किया था। उसने उससे बात भी की तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दुपट्टे का ख्याल नहीं रखा था, और ज़ारन शाह को इस चीज़ से इतराज़ था। वरना इबादत जाए भाड़ में उसकी भला से, उसकी ज़ात से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। आइए ज़ारन साहब, आप यहाँ आए, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। वो काफ़ी खुशदिली से मिल रहा था उससे, जबकि उसका वकील भी वहीं पर मौजूद उसके इस अंदाज को देख रहा था। आना ही था, आखिर आपने मिलने की ख्वाहिश जो की थी, मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था। आप जैसे लोगों से ही तो हमारा कारोबार चलता है। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए हुए था। मतलब हम गलतियाँ करते हैं और आप हमारे केसेस ले लेकर अपना कारोबार चलाते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि उसने इस बात को कबूल करने में किसी तरह की कोई आर महसूस नहीं की थी। जी बिल्कुल दामियार साहब,
ایسا ہی ہے کہ ہم وکیلوں کا کاروبار آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ خیر بتائیے، مجھے یاد کیوں فرمایا آپ نے؟ ایک آدمی ہے، اس نے میری ٹیم کے ساتھ ایک بزنس ڈیل کی تھی۔ دراصل ایک چھوٹی سی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کی اوپننگ کی تھی میں نے 4 مہینے پہلے تقریباً۔ ابھی تک اس کو زیادہ پروموشن نہیں ملی تو وہ آدمی جانتا نہیں تھا کہ وہ کمپنی میری ہے۔ ہماری ڈیل ہو چکی تھی اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ میں نے مارکیٹ میں کافی زیادہ تعریف سن رکھی تھی اس آدمی کی، سو میں خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر آ کر اچانک ہی اس نے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھنے پر اس نے ایک فضول سی وجہ بتائی کہ اس کمپنی کا مالک میں ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب اس ڈیل کے ختم ہونے سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس آدمی کا ایٹیٹیوڈ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، معذرت کر لے اور قصہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اس کمپنی کو کسی بھی طرح سے میڈیا میں لانے پر اسے ہی فائدہ ہوگا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں کسی سے دشمنی مول لے رہا ہوں تو آٹومیٹیکلی لوگ اس کمپنی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کمپنی راتوں رات ترقی کرے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آدمی آ کر مجھ سے معافی مانگے، اس کے ایٹیٹیوڈ نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ تو اس میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ آدمی صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی کو اپنے قدموں تک لانا چاہتا تھا، اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا۔ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کمپنی نے میرے ساتھ 6 ماہ کا کانٹریکٹ پہلے سائن کیا تھا۔ مجھے اس کمپنی سے کسی قسم کی اماؤنٹ نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اپنے ہونے والے نقصان سے کوئی مطلب ہے۔ مجھے بس اس آدمی کا جھکا ہوا سر چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا کر دیں کہ وہ آدمی خود بخود آ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ دامیار ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جسے زران نے اسی وقت تھام کر پڑھنا شروع کر دیا۔ فائل کو پوری طرح سے پڑھنے کے بعد اس نے سامنے ٹیبل پر پھینکی اور پھر پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتا اپنی بیئرڈ کو مسلنے لگا۔ یہ آدمی تم سے کبھی بھی معافی مانگنے نہیں آئے گا دامیار شاہ، اور نہ ہی میں کبھی اسے جھکنے دوں گا، اور نہ ہی یہ کیس میں تمہاری طرف سے لڑوں گا۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ دامیار اس کا چینج ہونے والا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری انا پھر سے ہرٹ ہو گئی میرا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر؟ وہ کیا ہے نا، یہ ایٹیٹیوڈ ہم شاہ برادرز کو وراثت میں ملا ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی ٹیبل پر دونوں طرف ہاتھ رکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا۔ دامیار شاہ، تم زارن شاہ کو بارک شاہ پر کیس کرنے کے لیے ہائر کرو گے؟ واٹ اے جوک! لیکن سوری، مجھے ہنسی نہیں آئی۔ اس شہر کا کیا، اس ملک کا، بلکہ اس دنیا کا سب سے بڑا وکیل لے کر آنا۔ بارک شاہ کا وکیل اس کا چھوٹا بھائی زارن شاہ ہوگا۔ وہ ایک زوردار ہاتھ اس کی ٹیبل پر مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ دامیار شاہ بس غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ تم شاہ برادرز کا ایٹیٹیوڈ دامیار شاہ کی جوتی کے نیچے ہوگا۔ وہ غصے سے چلاتے اپنے ٹیبل پر موجود ساری چیزوں کو نیچے پھینک چکا تھا۔ جب سہرش کو ہال سے باہر لایا گیا تھا نا، تب CCTV کیمراز آف تھے۔ میں نے خود کروائے تھے تاکہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، یا تجھے اس کمرے سے آتے جاتے کسی CCTV کیمرے میں کیچ نہ کر لیا جائے۔ فضول میں میڈیا میں باتیں بن جاتی۔ لیکن جب تو اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا نا، تب ایک لڑکی آئی تھی وہاں اندر، جو کہ گروم روم میں گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر کون آیا میں تجھے نہیں بتا سکتا، اس دوران کیمراز بند تھے، اور سہرش کا کہنا ہے کہ اس کے کمرے میں صرف 4 لڑکیاں ہی جا سکتی تھیں، جن کو اس نے خود ہی الاؤ کیا ہوا تھا، اور وہ ساری اس کی اپنی سہیلیاں تھیں، یا پھر میں نے بھیجا تھا زبائش خان کو۔ سہرش کا کہنا ہے کہ ان لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی فالتو لڑکی نہ تو اس کے کمرے میں گئی اور نہ ہی آئی تھی۔ اور جہاں تک گروم روم کی بات ہے تو تجھے پتہ ہے میں نے تیرے اور شینا کے لیے وہاں اسپیشل انتظام کروا کے رکھا تھا، تو وہاں تو کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ تو کیا میں بکواس کر رہا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ایک بات؟ کتنی دفعہ کہوں میں کہ میں نے اس لڑکی کو وہاں خود دیکھا ہے؟ تو وہ CCTV کلپ مجھے بھیج، میں خود دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں جانے والی وہ لڑکی کون سی تھی۔ اس نے فون کاٹتے ہوئے اس کی طرف سے کلپ کا انتظار کیا، جو اگلے 2 منٹ میں اسے ریسیو ہو گئی، لیکن یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو بعد میں شاید کسی کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آئی تھی، یا شاید اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اف، کہاں پھنس گیا تھا وہ! ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی نیندیں حرام ہوئی پڑی تھیں، اور وہ لڑکی اسے ملنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ یہ لڑکی سہرش کی دوست ہے اور اس کا نام عبادت ہے۔ میں نے سہرش کو یہ کلپ بھی دکھائی، اور یہ جو لڑکی ہے نا، یہ اپنی بہن ایزا کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور وہ بھی سہرش کی سہیلی ہے۔ اور جس وقت کی تو بات کر رہا ہے، تب شاید یہ ساری لڑکیاں باہر موجود تھیں، رسم ہو رہی تھی نا باہر۔ یہ ساری لڑکیاں وہاں بیٹھ کر مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی، اور وہاں اندر ہرگز نہیں تھی۔ وہ تفصیل سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ دامیار نے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ آج تو اس کا دن ہی برا ثابت ہوا تھا۔ جی وکیل صاحب، کیا سوچا ہے آپ نے میرے کام کے بارے میں؟ اس نے جیسے ہی فون رکھا، راشد صاحب کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔
जनाब, आप अगर किसी पर किसी भी तरह का केस हायर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बात मीडिया में जाएगी, उसकी प्रमोशन होगी, रातों रात वो फ़ायदा कमाएगा, आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप 100% पोजीशन पर 10% वाली पोजीशन को किस वजह से प्रमोशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आपको मना किया तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके किसी भी कदम से उस आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होगा। हर कंपनी उसके साथ काम करने के लिए मरने लगेगी। आप जानते हैं इस वक्त आपके कितने दुश्मन हैं। राशिद साहब उसे तफसील बता रहे थे। दफ़ा कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, अपने जहन पर सवार ना करें। बारिक शाह इतनी भी औकात नहीं रखता कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। बारिक शाह इतनी भी औकात नहीं रखता कि वो आपको डिस्टर्ब कर दे। जहाँ तक मेरा ख़्याल है आपको उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी ऐसा भी कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया उसने आपके साथ ये डील ख़त्म करके। आपके साथ डील ख़त्म करके उसने एक और एडवर्टाइजमेंट कंपनी में अपने लिए डील करवाई है। और मज़े की बात बताऊं, वहाँ पर जो डीलर्स हैं वो आपके एक इशारे के ग़ुलाम हैं। आपके कहने पर वो बारिक शाह जैसे बंदे के साथ कभी हाथ भी ना मिलाएंगे। आज मीटिंग में उस एडवर्टीज़मेंट में अपना 10% देने वाला बारिक शाह भी शामिल होगा। मेरे ख़्याल में आप इस मीटिंग में उसके मुंह पर ये डील ख़त्म करके तमाचा मार सकते हैं। राशिद साहब उसे मशवरा दे रहे थे जबकि उसके लबों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट खिल गई। मानना पड़ेगा आपको राशिद साहब, वैसे बुरे वकील आप भी नहीं हैं। सोच रहा हूँ वकील चेंज करने की बजाय आपको एक और मौका दे दूँ। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो दामियार कहकहा लगाकर हंस दिया।